दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज मैं कुछ एक अलग हटकर बातें करूंगा और कोशिश करूंगा समझाने की उन लोगों को जो एक शरीफ आदमी को क्रिमिनल घोषित करवा देते हैं। हमारी सरकार भी इस बात को सुन ले कि इस बात में दम है या नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, सभी जानते हैं 1912 में एक जहाज डूबा था जिसका नाम था टाइटैनिक, और उस जहाज में बैठे हुए लगभग 1500 यात्रियों की मौत हो गई थी। और तो उन लोगों ने भी क्या कुछ कोई क्राइम किया था? उन्होंने टिकट लेके उसमें जाकर के कोई क्राइम किया था ना? तो जवाब है नहीं। वो क्या था? वो दोस्तों एक हादसा था। अगर उनको ये मालूम होता कि जो जहाज है जिसमें हम यात्रा करके अपने व्यापार के लिए या अपने काम धंधे के लिए या किसी या घूमने के लिए, फर्स्ट यात्रा थी उस जहाज की, फर्स्ट यात्रा। आदमी को अपनी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना, ये तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं। तो उसमें जितने भी यात्री प्रथम यात्रा करने गए थे तो वो ये सोचकर नहीं गए थे कि ये जहाज रास्ते में डूब जाएगा और 1500 लोगों की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। दोस्तों वो बहुत बड़ी घटना है इतिहास में हमारे इस दुनिया के लिए, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी। तो आप अब ये समझ रहे होंगे कि इस घटना का अचानक मैंने जिक्र क्यों करा। इस घटना का जो जिक्र है दोस्तों, वो मैंने बैंक, एनबीएफसी कंपनी और हमारी सरकार इसको समझाने के लिए करा है। जब व्यक्ति लोन लेता है और लोन लेने के बाद ये लोग उसके चेक ले लेते हैं, तो इनका इंटेंशन ये होता है कि जब कभी भी इसके साथ कोई घटना घटेगी तो हम इस चेक को बाउंस करा के अपनी पेमेंट की रिकवरी करने की कोशिश करेंगे और एक शरीफ आदमी को हम क्रिमिनल बना देंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से 138 का जो मुकदमा है वो क्रिमिनल में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1881 में अंग्रेजों के समय पर यह धारा बनी थी। उस समय सिविल का मैटर हुआ करता था, परंतु समय गुजरता गया, आगे होता गया, तो इन्होंने सामने वाले कस्टमर पे या फिर एक आम व्यक्ति पे ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए एक सोची समझी साजिश करके 1988 या 89 में इसको क्राइम में कंसीडर कर दिया। मतलब इस चीज की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब ये था कि एक लीगल तरीके से ये लोग रिकवरी करना चाहते थे एक आम आदमी के साथ में। जब इतनी बड़ी घटना टाइटैनिक जहाज से डूबने पर हो गई, इतने लोग मर गए, उनको इस बात का एक जरा सा भी एहसास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो लोन लेने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास कैसे हो सकता है कि मैंने 60 किस्तें बनवाई हैं अपनी, या 120 किस्तें बनवाई हैं, या मैंने 20 साल के लिए लोन लिया है, तो आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद मेरी जो जेन्युइन स्थिति है वो क्या होगी, क्या नहीं होगी। आगे का भविष्य अपना किसी को नहीं पता होता। किसी को नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब होगी, किस डेट में होगी, किस तरीके से होगी, किस समय पर होगी। इन बातों का किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो एनबीएफसी कंपनी या बैंक ये जो चेक लगाते हैं, जो नेट लगाते हैं, चलो यहां तक बात सही है, नेट से ईएमआई कटेगी। ईएमआई नेट से काटना कोई गलत बात नहीं है, इसी ऐसे काटना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उस ईएमआई के बाउंस होने पर जो क्रिमिनल केस बनता है कोर्ट में, वो एकदम गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि चेक एडवांस में लेना किसी भी बैंक के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस बंदे के पास या उस व्यक्ति के पास पैसा तो है ही नहीं, वो तो लोन ले रहा है आपसे और आपने उससे चेक ले लिए। तो चेक लेने का मतलब तो ये हुआ कि आप उससे पेमेंट निकालोगे। पेमेंट तो आपने निकालनी नहीं है, आपने तो उसको डूबने का इंतजार करना है कि कब डूबेगा और हम चेक लगाएंगे, और नहीं डूबेगा तो हमारी किस्तें आएंगी। तो ये एक सोची समझी साजिश है जो बिल्कुल गलत है, और एक आम आदमी पर, आम व्यापारी पर, आम सर्विसमैन पर, या कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर इस बात का बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार इस बात को बहुत बारीकी से ले, इसको हल्के में ना ले। कम से कम 40 लाख मुकदमे हमारे कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, चेक और ईसीएस के। आप बताओ, और ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो इतने मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कितने सारे मुकदमे क्या एकदम से मतलब सबने चेक ही दे दिए। हर आदमी के अंदर इतनी अकल नहीं है कि मेरे खाते में पैसा नहीं हो मैं चेक दिए पड़ा हूं। चेक कोई क्यों देगा किसी को अगर उसके खाते में पैसे नहीं होंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि चेक दिया नहीं गया है। वो चेक दिया तो गया है लेकिन वो चेक इनसे ब्याज पे पैसा लेने के लिए दिया गया है, या फिर उस चेक को एनबीएफसी और बैंक ने पहले ही एडवांस में ले लिया है, जिससे कि इस व्यक्ति की या इस कस्टमर की या इस ग्राहक की स्थिति जब खराब होगी तो उन्होंने प्री प्लानिंग करके रखी है कि हम इस चेक को बाउंस कराएंगे और इसके ऊपर एक अनसेंसरी प्रेशर बनाएंगे। तो मेरा सरकार से कहना है, एक आम आदमी जिसके परिवार में कोई जेल नहीं गया आज तक, जिसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, जिसके परिवार में कोई कोर्ट नहीं गया, उस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का क्रिमिनल केस लग जाता है चेक बाउंस होने के बाद और उसको अपनी जमानत करानी पड़ती है और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि इस तरीके की उसकी कोई ध्यान नहीं होता है कि मैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का चेक बाउंस कराऊं। तो ये एक मिस्टेक है, ये एक हादसा है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ ये एक हादसा हुआ है। ये बात सुन ले मेरी बैंक वाले और एनबीएफसी कंपनी वाले और वो पालतू कुत्ते जो परेशान करते हैं एक आम व्यापारी को, आम नौकरी वाले को, आम जॉब वाले को, चाहे वो छोटी जॉब में हो, बड़ी जॉब में हो, किसी फैक्ट्री में जॉब करता हो, ऐसे आम व्यक्ति को ये लोग पालतू कुत्ते जो एनबीएफसी कंपनी और बैंक इन पालतू कुत्तों को पालती है, इनके संरक्षण में ये लोग पलते हैं और इनकी दया दृष्टि पर इनके घर परिवार चलते हैं। तो अपना घर परिवार चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु अच्छे तरीके से चलाओ, ईमानदारी से चलाओ। किसी को क्रिमिनल बना के ऐसा काम करके या किसी को इतना ज्यादा प्रेशर करके कि वो आत्महत्या कर ले जिससे कि उसके घर परिवार की जिंदगी खराब हो जाए, ऐसे काम आप लोग ना करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको टाइटैनिक जहाज का एग्जांपल दिया, अगर उन 1500 लोगों को मालूम होता कि टाइटैनिक जहाज में हम सब यात्रा कर रहे हैं, बहुत लोग खुश थे उसमें जाने के बाद, वो चला था वहां से क्या यात्रा करें। आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, सभी किसी से छुपी नहीं है ये बात, हर व्यक्ति को मालूम है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, उन 1500 आदमी को अगर मालूम होता कि आगे जाके डूब जाएगा और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, उससे बहुत कम लोग बच पाए थे, 1500 लोग तो लगभग मर ही गए थे उसके अंदर। तो बहुत बड़ा हादसा था वो इतिहास का। तो वो लोग उस जहाज में बैठकर क्यों जाते अगर उनको मालूम होता कि हम डूब जाएंगे। ऐसी लोन लेने वाले व्यक्ति को अगर इस बात का मालूम हो कुछ सालों के बाद मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और मैं किस्तें नहीं भर पाऊंगा, तो व्यक्ति लोन क्यों लेगा। अगर उसको कोई बिजनेस करने से पहले पता लग जाए कि मेरा बिजनेस डूब जाएगा या इस बिजनेस से मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो वो व्यक्ति बिजनेस क्यों करेगा। परंतु अगर किसी का बिजनेस सही चलता होता है, अच्छा चलता होता है और प्रॉफिट चलता होता है, तो वो व्यक्ति डिफॉल्ट क्यों करेगा। उसको क्या फायदा डिफॉल्ट करने में, मुझे बताइए आप। अच्छा कारोबारी व्यक्ति कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट करने में एक अच्छे व्यापारी का नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। ये सारे सौदे मजबूरी के होते हैं और परेशानी के होते हैं, इस चक्कर में ऐसी स्थितियां बनती हैं। परंतु इन स्थितियों को सरकार दूसरी नजर से देखे, एक अच्छी नजर से देखे, इस नजर से ना देखे कि ये व्यक्ति जानबूझकर इससे डिफॉल्ट करा है। और अगर चेक बाउंसिंग का मुकदमा है या नैच का मुकदमा है तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसको क्राइम से हटा करके सिविल केस में डाल देना चाहिए, क्योंकि क्राइम में जो केस आते हैं उन केसों में हमको जमानत करानी पड़ती है और सजा का प्रावधान होता है। सिर्फ क्राइम वाले केसों में दोस्तों, सिविल मैटर के जो केस हैं उनमें हमको जमानत नहीं करानी पड़ती है और उनमें किसी प्रकार का जेल का प्रावधान नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 138 के मुकदमे को बिल्कुल हटा दो, या चेक बाउंस वाले किसके चेक बाउंस कुछ कहो मत, या नैच बाउंस है कुछ कहो मत, उसको सिविल मैटर में डालो कि हाँ ठीक है सिविल का ही केस है और इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, रोड ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, कुछ कोई विस्फोट नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे सामने वाली पार्टी को चोटें पहुंची हो। ठीक है, सिर्फ चेक बाउंस हुआ है, वो चेक बाउंस हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति के कारण। उस स्थिति को समझते हुए उसको एक हादसा माना जाए, हादसे के अलावा वो कुछ नहीं है। आप देख लो, संज्ञान कर लो, इतना तो हमारे बैंक भी समझते हैं, एनबीएफसी भी समझती है कि कौन व्यक्ति डिफॉल्टर है और कौन नहीं है, कि इसकी इंटेंशन ऐसी थी या इंटेंशन ऐसी नहीं थी। आज की डेट में तो लोन होने इतने मुश्किल है कि हर आदमी को लोन मिलता ही नहीं जल्दी से, तो इंटेंशन वाला आदमी तो सब निकल चुके हैं। तो जिनकी इंटेंशन गलत थी, जो लोग पैसा लेके भागे हैं देश का, जिन्होंने गलत तरीके से, उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर कोई चेक बाउंस का मुकदमा नहीं चल रहा है, ना उनके ऊपर कोई आज तक कानूनी कार्रवाई हुई है। कभी सुना किसी को बड़े आदमी को जेल जाते हुए हैं। अभी 50-60 करोड़ का लोन सन्नी देओल साहब का डिफॉल्ट हो गया था,
तो सन्नी देओल साहब का लोन डिफॉल्ट हो गया, वो बात उनके घर पे नोटिस भी लग गया और बैंक उसमें पोजीशन लेने वाला था, रातों रात सब कुछ बदल गया है। या तो उन्होंने पैसा दे दिया, अगर पैसा दे दिया तो इस बात को कम से साझा तो करते कि भाई देखो सन्नी देओल साहब के को भी नहीं छोड़ा गया, इतने बड़े आदमी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया था। और जो हमारा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से उनका लोन था, हमारा बैंक उनके घर पे उनकी प्रॉपर्टी में नोटिस लगा के आ गया था, परंतु उन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया, इसलिए उन्होंने नोटिस हटा दिया। तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो कम से कम उसको आम पब्लिक को साझा करो ताकि पता लगे। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जी, जिन्होंने 48,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा का उनका लोन राइट ऑफ करा दिया सरकार ने, बताइए तो किस आधार पर करा दिया है? गरीब आदमी अगर 1-1.5 लाख का ट्रैक्टर के पैसे नहीं दे पाएगा तो उसका ये ट्रैक्टर पकड़ के ले जाएंगे, एक किसान आदमी का है, और उनको इतनी बड़ी बड़ी किस कानून के अंतर्गत इनको सुविधा मिल रही है, इनके लोन माफ हो रहे हैं। तो जिन कानून के अंतर्गत इन लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, एक आम आदमी के लिए भी वो कानून बनाया जाए, उनको भी सुविधाएं दी जाए, या इनके लिए कोई अलग से कानून बनाया तो वो बताएं भाई, एक आम उसको साझा करें। तो हादसा होना एक अलग चीज होती है और जानबूझ के क्राइम करना एक अलग चीज होती है दोस्तों। जब हम जानबूझकर किसी को गोली मारते हैं या जानबूझकर कोई मर्डर करते हैं तो उसकी धारा 302 होती है, उसे 302 के अंतर्गत सजा होती है। एक धोखे से किसी के एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए या धोखे से कोई व्यक्ति मर जाए तो दोनों ही कंडीशन में मर्डर हुआ तो वो 304 की धारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। तो दोनों धाराओं में फर्क है। तो मैं यही कहना चाहता हूं 138 जो क्राइम में है, एक लोन होना, लोन डिफॉल्ट होना बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। लोन का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, इस बात को हमारी सरकार भी मानती है। तो फिर चेक की धारा को क्राइम में कंसिडर क्यों करा गया है? चेक बाउंस होना क्राइम में नहीं होना चाहिए। चेक बाउंस होना, नेच बाउंस होना, ईसीएस बाउंस होना ओनली एक मिस्टेक है, एक सामने वाले के पास पैसा नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसके अलावा कुछ नहीं है इससे ज्यादा वो। और इसको हम बड़े बड़े उसमें क्राइम में डाल के सामने वाले को जमानत करानी पड़ती है अपनी, और बहुत ही ज्यादा परेशानी में एक आम व्यक्ति आ जाता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के इस धारा को सिविल केस में डाले, जो कि ये पहले थी 1988 से पहले ये धारा सिविल में ही इसमें केस चलता था, लेकिन 1988 में इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने परिवर्तन कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि क्रिमिनल वो होता है जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों की जान लेता है, हत्याएं करता है, वो लोग गलत होते हैं। जिसने लोन ले लिया, लोन लेके वो किस्तें नहीं भर पा रहा है तो आप उसका चेक लगा देंगे तो वो गलत थोड़ी हो गया वो व्यक्ति, वो तो आदमी ठीक है ना अपनी जगह पर। उसकी स्थिति को देखो ना। अब आपने एडवांस में चेक ले लिए हैं तो फिर उसके लिए वो व्यक्ति क्या करेगा है? एक तो उसका पैसा नहीं है, उसके बाद वो चेक में बाउंस हो जाते हैं तो उसको क्रिमिनल साबित कर दिया जाता है? ऊपर जमानत करवाए, वकील करे है। हालांकि दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये केस की धारा नहीं भी बदलती हमारी सरकार तब भी आपकी जमानत हाथों हाथ होगी। सिर्फ आप एक काम करें, 138 का कोई नोटिस कोर्ट से आपके पास या कोई संबंध कोर्ट से आपके पास आए, उसको रिसीव करें और कोर्ट जाकर के भी जमानत करा दे। उसकी कोर्ट के किसी भी नोटिस की या किसी संबंध की बेइज्जती ना करें, उसका पूरा सम्मान करें, कोर्ट की इज्जत करें, जज साहब की इज्जत करें और तुरंत कोर्ट जाए और कोर्ट में जाकर अपनी समस्या बताएं। ये नहीं है कोर्ट से आपका नोटिस आए पड़े हैं और आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे हो। अगर आप उस कोर्ट के नोटिस को इग्नोर करोगे, बार बार इग्नोर करोगे, तो आपको कोर्ट भगोड़ा घोषित कर देगी कि ये व्यक्ति अपने घर पे, अपनी दुकान पे मिल नहीं रहा है और ये भाग गया है कहीं, और कोर्ट की ये इंसल्ट होती है ऐसा करना। तो आपको इस तरीके की हरकत नहीं करनी है, कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है। आपको तुरंत ही जाकर के जज अपना वकील करना है और जज साहब को पूरी सही बात बतानी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है कि साहब हाँ मैंने लोन लिया था, ऐसे लोन लिया था और मैंने इस तरीके से चेक दिए थे और जब मैं किस्तें नहीं भर पाया, मेरी स्थिति बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए, तो बैंक और एनबीएफसी ने मेरे चेक लगा दिए और उन्होंने मेरा मुकदमा कर दिया। या कोई साहूकार भी आपके संग ऐसा करता है तो उसको भी वहां जाके क्लियर बोल दें जज साहब के सामने, इसने साहब मेरे को पैसा दिया था ब्याज पे, मैंने लिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मगर इसने उसके बदले मुझसे चेक ले ली थी उसके एवज में, अब मैं पैसा नहीं चुका पाया कि सालों में इसको ब्याज चुका रहा था, अब इसने वो चेक यहाँ पर लगा दिए है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट या जज साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जज साहब बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं। जज कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत बड़ी बात है जज बनना। जज समझो भगवान का दूसरा रूप है, जज और डॉक्टर। तो ये लोग बहुत दिमाग में हम लोगों से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं, हमारा दिमाग उनके सामने कुछ नहीं है। तो अपनी बात आप पूरी जब रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 20-25 साल तक खिंच जाएगा, क्योंकि केस बहुत सारे हैं हमारे कोर्ट में, जज साहब कम है। तो अगर आप भागोगे
कि आपके घर पर नोटिस आ रहा है या कोई संबंध आ रहा है कोर्ट का, उसको आप बार बार उसकी अवहेलना करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, तो जरूर आप जेल चले जाओगे। तो आप चले आओगे न्याय के हिसाब से 14-15 दिन के लिए, एक एक आप पे एक्शन लग जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं, ऐसी स्थिति में तुरंत अपना जमानती का इंतजाम करें, जहां भी दुनिया में ये बाउंस कराएं और अपना जमानत करा लें। नेच में और एसीएस में, या आपने अपने शहर में जो आपका बैंक होगा आपने वहीं से नेच लगवाया होगा, तो वो केस वहीं चलेगा, वो केस बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी है, आम जनहित में ये वीडियो कुछ काम की है तो लोग, जो ऐसे लोग व्यक्ति परेशान हैं जो इस कंडीशन में गुजर रहे हैं, उनको शेयर कर दें और ताकि उनके मन को थोड़ी शांति मिल जाए इस वीडियो को देखकर। इसलिए मैं आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में इस वीडियो को बनाकर आपके लिए तैयार करा है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब सत्य बातें हैं, इसमें गलत नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल में ऐसा ही होना चाहिए, चेक बाउंस का केस क्रिमिनल एक्ट में नहीं जाना चाहिए, ओनली सिविल मैटर। नमस्कार दोस्तों।